मैं भी एक आदेश दूंगा और पूरे प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी। मैं एक आदेश दूंगा तो पूरे प्रदेश में शराब बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए जनता के जान की कीमत ज़्यादा है, पैसे की कीमत मेरे लिए कम है। ये कहना था हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का, जिन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले पे एक सभा में कहा। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार और गुजरात में भी शराबबंदी तो है, लेकिन शराब तो बिकती वहाँ भी है। और इसी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि किस तरह से शराबबंदी होने के बाद में भी शराबबंदी फेल हो जाती है और इन सब के बीच में गुनहगार बनती है जनता। ठीकरा फोड़ा जाता है जनता पे कि अगर जनता शराब पीना बंद कर देगी तो हम शराब बेचना भी बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं अब तक भारत। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें खबरों को विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से ठीकरा हमेशा की तरह जनता के ऊपर फोड़ दिया जाता है और सरकारें अपने आप को सुरक्षित निकाल ले जाती हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री का भाषण सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे लिए पैसा प्राथमिकता नहीं रखता, हमारे लिए जनता की जान की कीमत ज़्यादा है। मुद्दे कैसे है कि दुकान बंद करना है तो 1 मिनट दुकान मैं भी आदेश करूँ बंद हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि कोई शराब नहीं पिया। ये कसम खाओ मोल बंद करें, कोई तकलीफ नहीं। वो जनता ज़्यादा कीमत हो, पैसा कीमत नहीं हो सकता। आदमी स्वास्थ्य ज़्यादा कीमती है। बिहार के संदर्भ में हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो ये कठिन एक निर्णय है, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ही कोई फैसला हो पाएगा। तो आपने देखा कि इसमें मुख्यमंत्री जागरूकता की बात कर रहे हैं और उस जागरूकता का ठीकरा भी जनता के ऊपर ही रखा गया है कि आप खुद जागरूक होइए, इसके बाद हमसे बात कीजिए। और उनकी बात भी सही है, लेकिन जैसे ही उनका ये बयान वायरल होता है, विपक्ष उनको घेरने पे लग जाता है। धर्मलाल कौशिक जी का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने वादे से पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने इसी बिंदुओं के आधार पर और इसी घोषणा पत्र के आधार पर जनता और यहाँ की महिलाओं ने उनको वोट दिया था, तो आप भाग नहीं सकते। और इसके बाद हमारे पान वाले भूतपूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी का भी एक बयान आता है और वो जिसमें कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो सीधे सीधे अपने वादों से मुकर जाए। और बात भी सही है, अगर नेतागिरी करनी है तो सीधे कैसे बोला जा सकता है? कुछ घुमा फिरा के बोलिए। घुमा के बोलेंगे तो जनता भी कंफ्यूज होगी, घुमा के बोलेंगे तो लोग भी कंफ्यूज होंगे। जैसे कि ओपीएस पुरानी पेंशन इस योजना जो है उस पे हमारे देश के मुखिया का कहना है कि हम ओपीएस के लिए निगेटिव सोच नहीं रखते हैं, लेकिन लागू कब करेंगे ये हम नहीं बता सकते। तो इस तरह से कुछ घुमा फिरा के आपको ये बातें करनी चाहिए थी कि हम करेंगे, लेकिन अब हम उसका भी समय नहीं बता सकते। अगर आप ऐसा बोलते तो शायद इतने बवाल नहीं होता। तो चलिए, ये सब बातें तो होती ही रहती है और जनता है और जनता देखती है। अब चलिए मैं आपको कुछ भाजपाइयों का रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि किस तरह से भाजपा के नेता इसका विरोध कर रहे हैं और उसमें बीजेपी के लोग कांग्रेस के वादों की याद दिला रहे हैं। और अब ऐसा पलटू राम मुख्यमंत्री तो हमने इसके पहले कभी नहीं देखा है। यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। तब लोगों से पूछा था तब क्या उनको ये परिस्थितियां नहीं मालूम थी? खाली शराब से वैध और अवैध कमाई करने के लिए, अपने जेब भरने के लिए आज लोगों के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। महिलाओं ने इसलिए वोट दिया था कि भूपेश बघेल आएंगे तो शराबबंदी होगी, और इस प्रकार की बेतुकी बातें करना ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में, विशेष रूप से महिला मतदाताओं के साथ में ये विश्वासघात है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शराबबंदी पर कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते जिससे लोगों की जान चली जाए। क्या यह बात घोषणा पत्र में नहीं था?
क्या ये वादा मुख्यमंत्री ने नहीं किया था? आज हमारी लाखों बहनों के मन में पीड़ा पहुंची है। आज ये स्पष्ट हो गया कि अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी। क्या बिहार और गुजरात का अध्ययन पहले नहीं किया था जो आज घोषणा पत्र किया? ये सरासर वादा खिलाफी है। छत्तीसगढ़ के लाखों महिलाओं के साथ झूठा वादा है। और आपको मैं एक और भाषण सुनाता हूं जिसमें विधानसभा पे बैठे हुए हमारे माननीय, हमारे एक आम जनता के टैक्स के पैसे से बैठे हुए विधानसभा में हमारे माननीय सरकार के शराब के मुद्दे पे कितने गंभीर हैं ये भी देखिए। उसमें कहते हैं कि पिकअप नहीं पकड़ रहा है, झुनझुनी नहीं चढ़ रही है। तो आप समझिए कि हमारे जो माननीय हैं वो शराब के मुद्दे पे कितने गंभीर हैं। और निश्चित तौर पर अगर पिकअप नहीं पकड़ रहा है तो विधानसभा में बात तो उठनी भी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे इस प्रदेश में मिलावटी शराब बेची जा रही है, परोसी जा रही है लगातार। पहले इनका भाषण देखिए कि इनको पिकअप क्यों नहीं पकड़ रहा है। एक तो अधिक मात्रा में जो तय दर है उससे अधिक मात्रा में शराब की बिक्री की जा रही है और बड़ी संख्या में नकली शराबों को यहाँ पर खपाया जा रहा है। नहीं, ये सुनी सुनाई बात है कि पेपर में छपा है कि खुद का अनुभव है? नहीं, माननीय अध्यक्ष नहीं, महोदय, कौन से दुकान में गए रहे चंदेल भैया? मैं बता सकता थोड़ा कले चुप बैठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने अपने जवाब में बता रहे तुम बोलोगे तो अनुभव बोलोगे। लिखित शिकायत ये अमरजीत भगत जी की है। वो गए थे वहाँ उनको झुनझुनी चढ़ी नहीं, तो मैं किनसे लगवा दिए? चंदेल जी जाता तो फोन करवा ले, हल करो ना भाई। कहा है जी तुम दोनों से पड़ोसी है, तय कर लेवा। और दोनों से पड़ोसी है, तय कर लेवा। नकली शराब के बारे में आपका जिला है, आपका भी है। आपका उल्लेख क्यों करते हैं अध्यक्ष जी? आप ये बताओ आपका क्या अनुभव है? आपका नाम बार बार लेते हैं। अभी माननीय होली के समय मदिरा प्रेमी लोग आए थे, प्रतिनिधि मंडल बना के। वो लोग बोले कि जो शराब बिक रहा है वो पिकअप नहीं ले रहा। तो चलिए, आपने विधानसभा में बैठे हुए हमारे माननीयों की गंभीरता भी देखी कि कितने गंभीर हैं इस संवेदनशील मुद्दे पे। हमारे माननीय कितने गंभीर हैं और किस तरह से, कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी और हमारे प्रदेश के सभी लोग इनको धन्यवाद करते हैं कि चलिए कि आपने इस गंभीर मुद्दे को, इस संवेदनशील मुद्दे को कितने गंभीरता से आपने विधानसभा के पटल पे रखा है। अब इसके बाद में एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ। उस वीडियो में हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कैसी बातें कर रहे हैं, वो DDD मॉडल बता रहे हैं। और शायद हमारे प्रदेश के जितने भी शराब मित्र होंगे उनको DDD का मॉडल तो पता ही होगा कि DDD मतलब क्या होता है। दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब डी। दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन। उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही मानो खट मार दिया पूरा खत्म हो गया। हरिवंश दयाराचंद जी ने ये मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला। दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। तो एक कराता है। तो दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब डी। किस तरह से नशा मुक्ति के कार्यक्रम पे हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री इतना अचूक भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें कितना सेवन करना चाहिए, किस समय सेवन करना चाहिए, किस मात्रा में सेवन करना चाहिए। और ये भी बता रहे हैं कि शराब कहाँ कहाँ खपत होती है। तो देख रहा है ना विनोद, और शायद विनोद ने भी देखना आजकल बंद कर दिया है, क्योंकि वो जान चुका है कि हमारे प्रदेश के और देश के नेता कितने सिंसियर हैं। जब बात घोषणा पत्र की हो रही थी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना बीजेपी के 2003 और 2013 के घोषणा पत्र को भी देखा जाए। तो जब मैं उनके ऑफिशियल ट्विटर साइट पे गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक दिन पहले ही उन्होंने एक पोस्ट किया था गौ मास को लेकर। अब देखिए इस फोटो को। इस फोटो में कितनी ही सफाई से गौ तस्करों को बीजेपी के शासनकाल में छोटा दिखाया गया और कांग्रेस के शासनकाल पे बड़ा दिखाया गया, जिसमें रमन सिंह का कद बड़ा दिखाया गया है, गौ तस्करों का कद छोटा दिखाया गया। और दूसरी फोटो पे
गौ तस्करों का कद बड़ा दिखाया गया है और भूपेश बघेल की फोटो छोटी दिखाई गई है। अब समझिए, इसमें गौ तस्करों की बात हो रही है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मेघालय के भाजपा अध्यक्ष अरवेस्ट माउरी ने कहा था कि उन्हें बीफ खाना पसंद है और मैं बीफ खाता हूं, मुझे इसके लिए बीजेपी ने नहीं रोका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दोहरी मानसिकता बीजेपी दिखाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पत्रकारों ने बोला कि हिंदुओं में गाय को देवी माना जाता है, बीजेपी उसी की राजनीति कर दी है, तो उन्होंने कहा कि बीफ यानी कि गाय का मांस मेरे खाने का हिस्सा है और ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग है। तो अब समझिए कि किस तरह से हिंदी भाषी राज्यों पे धर्म का चोला पहनाया जाता है। और वही बात जब पूर्वोत्तर के राज्यों पे आती है तो वहां पे बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब बात हिंदी राज्यों पे आती है, जब बात उत्तर क्षेत्रीय राज्यों पे आती है, तो वहाँ पे धर्म का, गाय का और ऐसे धार्मिक हिंदू मुस्लिमों की बातों को लेके राजनीति चरम पे होती है। और ये दो चीज़ें, दो मुखौटा आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि किस तरह से गौमांस को लेके दो तरह की राजनीति हमारे देश पे होती है। अब आगे बात करेंगे घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र के मुद्दे पे हमेशा कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी का घोषणा पत्र भी मैंने निकाला है और ये घोषणा पत्र सन 2013 का है। इसके बाद बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो कुछ घोषणाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके डिस्प्ले पे है, शायद आपको समझ पे ना आए क्योंकि काफ़ी मुश्किलों से मैंने इस घोषणा पत्र को निकाला है। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें से जो है वो पढ़ के बताता हूँ। धान को 2100 रुपये के समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात हुई थी और उसके साथ में 2300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई थी। लेकिन क्या ये वादा पूरा हुआ क्या? किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की बात हुई थी, क्या ये वादा पूरा हुआ क्या? कॉलेज प्रवेश लेते ही युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट देने की बात भी हुई थी। तो क्या उन सभी मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, सभी स्कूल और सभी कॉलेज में पढ़ने वाले 2013 के बाद से क्या उन सभी युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट मिले क्या? शिक्षित बेरोजगारों को 3% ब्याज पर ऋण देने की बात हुई थी, क्या किसी शिक्षित बेरोजगार ने 3% पर ऋण पाया क्या? स्व सहायता समूहों को 2 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण देने की बात हुई थी, क्या स्व सहायता समूहों ने ब्याज मुक्त ऋण पाया क्या? खेतीहर मजदूरों को 100% बीमा देने की बात हुई थी, क्या खेतीहर मजदूरों ने 100% बीमा पाया क्या? छत्तीसगढ़ पे मेट्रो और मोनो रेल योजना को चालू करने की बात हुई थी, क्या छत्तीसगढ़ में कहीं पर मेट्रो या मोनो रेल योजना चल रही है क्या? तो आपने देखा ये सब सारी घोषणाएं थी, क्या घोषणाएं धरातल पे आती हैं क्या? क्या मैं प्रदेश के लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या जितनी भी सरकारें घोषणा करती हैं वो धरातल पे आ पाती हैं क्या? कहीं ना कहीं मूर्ख सिर्फ और सिर्फ जनता को बनाया जाता है। ये बीजेपी का घोषणा पत्र था जो मैंने आपको दिखाया। मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि बड़ी बड़ी बातें दोनों ही पार्टियां करती हैं, लेकिन क्या धरातल पे इसका एग्जीक्यूशन हो पाता है क्या? और अगर नहीं कर पाते हैं तो जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी पे हम कुछ फैक्ट आपको बताना चाहेंगे कि आखिर शराबबंदी प्रदेश पे क्यों नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश में 34.8% पुरुष शराब पीते हैं। अब समझिए ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इसके बाद में सिर्फ अभी के विधानसभा सत्र पे हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री ने बताया कि सिर्फ महज 10 महीने में 5,500 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। आंकड़ों के अनुसार 2019-2020 में 4,952 करोड़ 69 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 2020-2021 में 4,636 करोड़ 90 लाख रुपए। 2021-2022 में 5,110 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। तो अब समझिए कितने भारी राजस्व को सरकारें कैसे छोड़ सकती हैं। और अब आप समझिए कि सरकारों के पास आय का मुख्य हिस्सा जीएसटी और शराब से आता है। तो अगर
लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे, फर्क क्या पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूर बोला है कि हमें पैसों से ज्यादा लोगों की जान की परवाह है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई को भी दबा ले गए। आपको एक चीज जरूर जानना चाहिए कि सरकार भले ही बाकी सभी मुद्दों पे जरूर विफल रही हो, पीछे रही हो, टारगेट पूरा ना कर पाई हो, लेकिन शराब के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जितने लगातार जब से शराब दुकानों का संचालन सरकार के पास गया है, उनके राजस्व में वृद्धि हुई है। उन्होंने जितना टारगेट सेट करके दिया था, उस टारगेट में भी वृद्धि हुई है। अब समझिए, इस साल भी तकरीबन 23% अपने लक्ष्य से ज़्यादा बेचने का अंदेशा है, और ये ग्रोथ अभी तक कभी नहीं देखी गई है। तब समझिए कि सरकार शराब बेचने के मामले में कितनी संवेदनशील है और कितनी शिद्दत के साथ सरकार शराबों को बेचा जा रहा है कि लक्ष्य के पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य रखा जाता है 1 साल का और प्राप्ति हो जाती है 9 महीने पे। तो शायद अगर इतनी ही फुर्ती दूसरे किसी विभाग में की जाती, शायद इतनी कहीं फुर्ती पीएससी जैसे एग्जाम पे की जाती, तो हमारे देश का बेरोजगारी भत्ता नहीं मांगता, हमारे प्रदेश का बेरोजगारी भत्ता की आस नहीं करता, और जो भर्तियां 2018 के बाद से रुकी हुई हैं उस भर्तियों को भी पूरा किया जा सकता था। लेकिन सरकारें शराब के मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील, और पीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम पे जिसमें कि लोगों को रोजगार मिलना है, जिन बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी मिलनी है, उसमें कितनी सिंसियर है ये भी आपको पता चल गया होगा। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पे सरकारों को राजस्व का 10 से 15% हिस्सा इस शराब से आता है। तो इस शराब जैसे मुद्दों को, इस शराब को सरकारें कैसे छोड़ सकती हैं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको जानना पड़ेगा, और ये तो आपको समझना भी पड़ेगा कि जनता जिस मुद्दे पे सरकारों को वोट देती है, वही सरकारें किस तरह से सरकार पे आने के बाद सारा का सारा ठीकरा लोगों पे फोड़ देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन्होंने इसी मुद्दे पे वोट दिया था, उन युवाओं का क्या जिन्होंने इसी मुद्दे पे वोट दिया था, उन बेरोजगारों का क्या जिन्होंने रोजगार के लिए इस सरकार को चुना था। लेकिन कहीं ना कहीं सब के सब आखिरी पे ठगा हुआ महसूस जरूर करते हैं। शराब के मामले पे बिल्कुल ही संवेदनशील दिखने वाली बीजेपी की संवेदनशीलता भी आपको जान लेनी चाहिए। देश के टॉप 5 राज्यों पे जहां पर शराब की ज़्यादा बिक्री होती है, उसमें से टॉप के 3 राज्य बीजेपी के कब्जे पे हैं। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पे शराब से कुल 31,517.41 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, जहां पे कुल 20,950 करोड़ रुपए शराब पर टैक्स लगाकर मिले थे। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पे 17,477.38 करोड़ रुपए 1 साल पे मिले हैं। तो आप समझिए कि जिस राज्यों पे ज़्यादा कमाई होती है वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ये देश के टॉप 3 राज्य हैं जो टॉप पे आते हैं, जहाँ पे शराब सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो सच में अगर बीजेपी शराब के मुद्दे पे इतनी ज़्यादा संवेदनशील है, तो सबसे पहले इन 3 राज्यों पे शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो सबसे ज़्यादा शराब पी रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है। तो पहले यहाँ बंद कीजिए, लेकिन ये वहाँ बंद नहीं करेंगे और छत्तीसगढ़ पे स्वास्थ्य की बात करेंगे, माताओं और बहनों की इज्जत की बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे, उनके घरेलू हिंसा की बात करेंगे। तो क्या ये हिंसा सिर्फ छत्तीसगढ़ पे होती है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका पे ये हिंसाएं नहीं होती शराब पीने के बाद में? तो आपको समझना पड़ेगा, और आपको सिर्फ विनोद की तरह देख के चुप नहीं रहना है, आपको बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि विनोद तो सिर्फ देखता है। तो आप देखिए मत, आप बोलिए, और इसके साथ साथ में समझिए भी कि किस तरह से सरकारें आप लोगों को दोराहे पे खड़ा करना चाहती हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, जिससे आप बीजेपी कांग्रेस में फंसे रहें, जिससे आप अपने स्वास्थ्य के बारे पे, अपने प्रदेश के बारे पे ना सोच सकें, जिससे आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहें। और सरकारें भी यही चाहती हैं और जनता भी शायद यही चाहती हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं अब तक भारत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अब तक भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर को शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।